गाइस, गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली टू यू ऑल। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, जैसे कि हम लोग हाई स्कूल 2023 के इस बार साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, उस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी सेक्शन के एमसीक्यूज़ को देखा था। तो ठीक है, आज हम लोग बायोलॉजी सेक्शन के जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे लिखने वाले, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो जैसे कि आपके सब सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज डाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस विथ डायग्राम। क्वेश्चन तो सबको समझ में आएगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। जब अगर हमें मालूम रहेगा कि हाँ ये चीज़ पूछ रहा है, तभी तो हम उसके बारे में लिखेंगे। तो बढ़िया से आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे हाँ कितना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तभी आप उसका आंसर देंगे। ठीक, तो देखिए जैसे कि इसमें पूछ रहा है पाचन क्या है, और मनुष्य में होने वाले पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र होता है मनुष्य का, उसका डायग्राम भी बनाना है इसमें, उसको डिटेल में लिखना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि सबको मालूम है क्या है पाचन, क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। पाचन किसे कहते हैं? देखिए, पाचन जो अनएब्जॉर्बेबल, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े फूड पार्टिकल होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना ही क्या कहलाता है बताइए? पाचन कहलाता है। ठीक, तो इसको आप कैसे लिखेंगे बताइए? द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called digestion। देखिए, इसमें सबको आपको सुनना है, जो इंसॉल्युबल होते हैं, जो अघुलनशील होते हैं, और जो बड़े बड़े भोजन के पार्टिकल होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में या उसके लास्ट अवयव में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन है भैया। तो आप इसमें देखेंगे, अब पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, ये सब क्रियाएं किसके माध्यम से होती हैं? एंजाइम के माध्यम से। किसके द्वारा? एंजाइम के। अच्छा देखिए, भोजन के पार्टिकल, अच्छा भोजन में क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, सबको मालूम, भोजन को ग्रहण करना ही क्या है? न्यूट्रिशन है, पोषण है। ठीक, जिससे हमें एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। तो देखिए, पोषण प्रक्रिया में, न्यूट्रिशन प्रक्रिया में 5 चीज़ें होती थी। क्या होती थी बताइए? एक होता है जिसे जिसे हम भोजन को इनटेक करते हैं ना, खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन, अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या होता है? अगला स्टेप होता है डाइजेशन, पाचन। जो हमने भोजन को इनटेक किया है, इंजेशन किया है, तो अब उसका क्या होगा? उसका पाचन होगा, डाइजेशन। ठीक, इंजेशन, डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। जो पचे हुए भोज्य पदार्थ थे, फूड पार्टिकल थे, अब उसका अवशोषण होगा। कहाँ पे होता है? अवशोषण का मतलब समझते हैं आप लोग? एब्जॉर्प्शन का मतलब समझते हैं? एब्जॉर्प्शन का मतलब, जो हम, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वगैरह खाया, तो उसका प्रोटीन का उसका लास्ट यूनिट क्या होता है बताइए? जब ब्रेक डाउन होगा, सबसे स्मॉल उसका यूनिट क्या होता है? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। प्रोटीन को जैसे डाइजेस्ट करके अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देना, तो यही अमीनो एसिड क्या होता है कि हमारे ब्लड में अवशोषित हो जाता है। हमारे ब्लड में जब जाएगा, तो ब्लड के माध्यम से क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा, तो हमारे जिस जिस पार्ट्स में एनर्जी की ज़रूरत होगी, ऊर्जा की ज़रूरत होगी, तो हमें उसको ऊर्जा हमसे मिलती है, हमें उससे। तो ठीक है, तो ये हो गया क्या? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ये कहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा? आहार नाल के किस भाग में? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपका तीन तीन प्रोसेस हमने बताया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, 5 स्टेप होती हैं। अगला स्टेप जो होता है उसका क्या है? एसिमिलेशन।
स्वांगीकरण। अब देखिए आपने जो भोजन को भी पचा के अवशोषित करवाया है, एब्जॉर्ब करवाया है, अब यही अवशोषित फूड पार्टिकल का जो कंपोनेंट है, इसी से ऊर्जा बनाना, इसी से जब हमें ऊर्जा मिलती है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। द प्रोसेस in which the absorbed food particle taken in body cells by used for energy। अब समझा है ना? एनर्जी के लिए ना, ऊर्जा के लिए जब यही फूड पार्टिकल का हम प्रयोग करते हैं तो क्या हो गया बताइए? ये एसिमिलेशन हो गया, स्वांगीकरण। एब्जॉर्प्शन आपको समझ में? इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, वहाँ से भोजन के जो लास्ट कंपोनेंट होता है, स्मॉल कंपोनेंट, वो ब्लड में अवशोषित हो जाता है ना। तो ये क्या है? आपका एब्जॉर्प्शन था, ब्लड में चला जाता है, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो 4 चीज़ें हो गई, इंजेक्शन, डाइजेशन और क्या हो गया? एसिमिलेशन। उसके बाद लास्ट क्या होती है आपकी? लास्ट को बोलते हैं जो जो अपच पदार्थ होते हैं, जो भोजन के जो पार्ट पचते नहीं, तो उसका हमारे शरीर से बाहर निकालना है। क्या होता है? उसको बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। उसको हमारे शरीर से उसको वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो अपच्य भोज्य पदार्थ होते हैं, अनडाइजेस्टेड जो होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? ये इजेशन है, ठीक है। उत्सर्जन के बारे में आपने सुना है ना, एक्सक्रीशन, वही सेम वही प्रोसेस है इजेशन। इजेशन को क्या बोलते हैं? दिस इज द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। समझ में आया? तो आपकी ये आपका क्वेश्चन था व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन का आप इसमें डिफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये न्यूट्रिशन में जो 5 स्टेप्स थी इसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें अब जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम था, एलिमेंट्री कैनाल था, इसका डायग्राम आप बढ़िया से बना देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसका डायग्राम तो बहुत सिंपल सा है, सबको मालूम है। इसमें आपको क्या माउथ बनाना है, ठीक। उसके बाद फेरिंग्स होता है, उसमें क्या है? सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। फिर वहाँ से एक पाइप जैसी संरचना निकली होती है जिसका नाम क्या होता है बताइए? जिसको बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ग्रास नली। अब यह ग्रास नली जाके कहाँ पे खुलती है बताइए? स्टमक में, अमाशय में खुलती है। अमाशय जो होता है, आपने देखा था ना, जे टाइप का होता है ये, यहाँ पे अमाशय में जाके खुलती है। उसके बाद अमाशय से ही जुड़ी हुई जो संरचना, यहाँ से देखिए ये अमाशय हो गया। अब अमाशय से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग स्टार्ट, जिसको ग्रहणी बोलते हैं, ड्यूडेनम, ये सी आकार की होती है ना, यहाँ से फिर ये स्टार्ट हो जाता है। ये जो कि आपकी स्टमक से जुड़ी होती है, जो पाइलोरिक वाल्व यहाँ पे पाया जाता है, आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो इसमें मालूम होगा। उसके बाद देखिए ये ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम के बाद जो अगला पार्ट होता है, ये जो थोड़ा सा कम क्वाइल्ड होता है, जिसको बोलते हैं जेजुनम। लास्ट में बहुत क्वाइल्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलियम। उसके बाद ये तो हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब देखिए, अब यहीं से आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ये ऐसे जुड़ा होता है, आप सिंपल से ऐसे देखे होंगे। अब इसके भी 3 पार्ट होंगे। सीकम जो पार्ट होता है ये राइट में होगा, आपने देखा था, ठीक। जो बड़ा सा पार्ट, जहाँ से सीकम पार्ट मतलब वो है जहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकला होता है, उधर साइड का पार्ट, ठीक। सीकम हो गया, कोलान हो गया, कोलान जो कि सबसे लंबा पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम, कोलान और रेक्टम। रेक्टम से के यहाँ पे क्या होता है? इनस जुड़ा हुआ होता है, तो ठीक है। ये हो गया सीकम, कोलन, रेक्टम। फिर उसके बाद ये आपने जो ड्यूडेनम बनाया था, ड्यूडेनम में एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसका नाम होता है अग्नाशय, पैंक्रियाज, ठीक। वहाँ से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने सबने देखा था, ये अग्नाशय होता है, ये वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। तो मतलब आपको सबको बढ़िया से स्ट्रक्चर को देख आता ही होगा लगभग, इसको उम्मीद करते हैं सबने बनाया होगा, ठीक। ये तो आपका पहला क्वेश्चन होगा। ये आपने जो भी लिखा होगा, जितना भी लिखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें लिखेंगे। देखिए काम की चीज़ें इसमें आपको लिखना था, फालतू की चीज़ें लिखने से कोई मतलब नहीं।
तो ठीक है, इसमें एंजाइम्स कौन कौन से निकल रहे थे, तो ये तो सबको मालूम था। जैसे कि स्टमक से क्या 3 एंजाइम थे ना, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। उसके बाद क्या वहाँ से स्टमक से कौन से कौन कौन ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। स्टमक में कौन सा जूस निकलता है, कौन सा रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक। अब इसमें 3 एंजाइम थे, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। आपने देखा पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन प्रोटीन को ये भी पचाता है, लेकिन कौन से प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को। उसके बाद जो लाइपेज होता है आपके फैट को पचाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके देखा था पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस निकलता था। कौन कौन से एंजाइम इसमें थे बताइए पैनक्रिएटिक जूस में, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक, ये आपका इतने यहाँ पे जूस थे। उसके बाद आपने आया था इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कौन से जूस निकल रहे थे, इंटेस्टाइनल जूस, जिसका दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। अब ये सक्कस इंटेरिकस में भी कई प्रकार के एंजाइम थे, जैसे इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। इरेप्सिन भी जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन है ना, प्रोटीन को बचा रहा था, वैसे ही इरेप्सिन भी क्या किसको बचाएगा, आपका प्रोटीन को बचाएगा। उसके बाद जो एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को बचाता है, किसको बचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। तो ये चीज़ें हो गई डिटेल पे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो ये पहला आपका क्वेश्चन हो गया इसका डिस्कशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ABC करके 3 चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से आपको किसी 2 का आंसर लिखना था। तो पहला इसमें आपका दिया है फिजन, विखंडन, रीजनरेशन। दूसरा दिया है पुनर्जनन और बडिंग, मुकुलन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, ये तीनों चीज़ों के बारे में इसमें किसी 2 चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। जैसा कि फिजन, फिजन किसको कहते हैं बताइए, विखंडन। जैसे कि नाम है, हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं बताइए, विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है बताइए, विखंडन का मतलब होता है टूटना। क्या हो गया बताइए, टूट जाना ना, विखंडन का मतलब टूट जाना। तो ये विखंडन क्या है बताइए, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है ये विखंडन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, अलैंगिक जनन का प्रोसेस है। तो आपने देखा था इससे बैक्टीरिया का नाम सुना था, बैक्टीरिया में कौन सा जनन होता है, ये सब चीज़ें जो प्रोसेस होता है उसके रिप्रोडक्शन का, ये बाइनरी फिजन, मुकुलन, लाट्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उसी में ये तीनों चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, फिजन। तो फिजन का मतलब ही होता है डिवाइड करना, टूटना, ब्रेक डाउन, डिवाइड करना, 1 से 2 हो जाना, 2 से 4 हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें ना। तो आपका इसमें फिजन, फिजन अब फिजन 2 टाइप का, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। ठीक, बाइनरी फिजन का मतलब द्विखंडन, मतलब एक पेरेंट बॉडी से 2 प्रोजेनी बन जाना। ठीक, तो बाइनरी मतलब 2, 1 से 2 बन जाना, ये क्या हो गया, बाइनरी फिजन। अगर एक से ज़्यादा बन जाना, एक से मेनी, 1 टू मेनी, ठीक, इसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब बहुत, मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन का मतलब समझ में आया, 1 से 2, एक पेरेंट बॉडी से 2 प्रोजेनीज बन जाना। और मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट बॉडी से मेनी है, ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। तो इस सीरीज में आप देखेंगे बाइनरी फिजन, इन बाइनरी फिजन ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स या डिवाइड्स, इसको बोल सकते हैं ना, स्प्लिट्स इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म ना, 1 से 2 नए जीवों में कन्वर्ट हो जाना, ये डिवाइड कर जाना क्या है, बाइनरी फिजन हो गया। इसके एग्जांपल बाइनरी फिजन किस में होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, आपने देखा था। इसके एग्जांपल अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया और कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं। ठीक, कुछ जीवाणुओं में होते हैं क्या, बाइनरी फिजन। अब अमीबा में आपने देखा था, अब यहाँ पे हम आपको कैसे दिखा सकते, नहीं तो दिखा देते। अमीबा एक अमीबा होगा। ठीक, एक अमीबा में बहुत इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, आपको सबको मालूम है ना, इसमें सीडोपोडिया होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होगा, इसका साइटोप्लाज्म होगा और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक,
अब इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या करती है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, तो बीच से क्या होता है, बीच से ये दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो क्या हो गया, ये बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है ना, एक से दो। तो इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने थे, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया और सम बैक्टीरियाज में होते हैं। उसके बाद आपने ये देखा था, ये हो गया, तो ये बाइनरी फिजन हो गया। अब इसी में आपको दूसरा हम बताए थे मल्टीपल फिजन, जिसको बहुखंडन बोलते हैं ना। मल्टीपल फिजन में अब जैसे कि बाइनरी फिजन में एक से दो, 1 to 2, एक से दो ऑर्गेनिज्म, और मल्टीपल फिजन में 1 to many, ठीक। इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits or divides to form many new organism। क्या हो गया, मल्टीपल फिजन। इसके एग्जांपल में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। इसके अब प्लाज्मोडियम क्या है बताइए, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ये प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है सबको मालूम रहना चाहिए, अभी नहीं मालूम हुआ तो आप जान लीजिए। प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। क्या होता है, मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट इसको बोलते हैं। अब प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज़ होती हैं, जैसे सुन लीजिए बस ऐसे ही, इसको बाद में आप पढ़ेंगे, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक। तो इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से लगभग ये कॉमन मलेरिया होता है जो हमारे यहाँ होता है। तो ठीक है, तो सबको इतना तो कम से कम मालूम रहना चाहिए, प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं, मलेरिया परजीवी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। ये प्लाज्मोडियम कहाँ पे ये कैसे फैलता है सबको मालूम है, मलेरिया रोग जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, फीमेल एनाफ्लीज मस्क्यूटो जो होता है, उसके सलेवा में होता है ना। क्या होता है बताइए, यही प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो यही जब किसी को बाइट करता है, किसी ह्यूमन को जब बाइट करता है, काटता है, तो उसके बॉडी में यही प्लाज्मोडियम पैरासाइट को छोड़ देता है, उसके ब्लड में फ्लो करने लगता है। उसके बाद ये फ्लो करते करते जब यहाँ पे जाता है लीवर को, यकृत में जो इसकी इरिथ्रोसिटिक साइकिल जो चलती है, वहाँ से ये मलेरिया की क्रिया स्टार्ट होती है, जो मलेरिया। तो मलेरिया के रोग के लक्षण सबको मालूम है, बुखार आता है, ठंडी देकर बुखार आता है, ठीक है। तो ये लीवर को इन्फेक्ट करता है यहाँ पे जाके। तो इसका मतलब ये प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन का एग्जांपल सबको याद होना चाहिए, प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए। अब एक क्या था, बडिंग था, क्या था, बडिंग, जिसको हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। अब देखिए मुकुलन क्या है, यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलैंगिक जन्म की एक विधि होती है, ठीक, जिसमें उसके पेरेंटल बॉडी पर एक बड निकल जाती है, छोटी सी बड निकल जाती है। यही बड, यही कली जो होती है, यही बड, यही मुकुल उस पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है, बाद में अलग हो जाती है, और जो कि नए ऑर्गेनिज्म का विकास करती है बाद में। तो यही क्या हो गया, बडिंग की प्रक्रिया हो गई, मुकुलन की, ठीक है। तो इसको आप बडिंग को कैसे लिखेंगे, इन बडिंग a small part of the body of the parent organism grows out as a bud, which then detached or separate, which then detached or separate and become a new organism। सबको समझ आया ना। तो मतलब पेरेंट बॉडी से एक छोटी सी बड बनती है, जो कि पेरेंट बॉडी से बाद में डिटैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और बाद में जाके वही नए ऑर्गेनिज्म का विकास करती है। तो ये क्या हो गया, बडिंग हुआ है। जैसे इसके एग्जाम्पल में आपने क्या याद रखना है, हाइड्रा, क्या याद रखना है, हाइड्रा को। उसके बाद ईस्ट के बारे में तो सुना ही होगा आपने, जिसको ईस्ट को, ये एक प्रकार का क्या है बताइए, ईस्ट फंगस है ना, कवक है, फफूंद जिसको बोलते हैं,
ईस्ट को याद रखना है और हाइड्रा को याद रखना है। हाइड्रा की बॉडी सिलिंड्रिकल मल्टी सेलुलर होती है, जैसे कि इस टाइप का समझ लीजिए, ठीक। तो इसमें कुछ टेंटेकल्स भी निकले होते हैं, मतलब जिससे वो चलता है। ये वाटर में पाया जाता है, पानी में। तो हाइड्रा, अब हाइड्रा की बॉडी इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसी बॉडी पे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ से एक बड बन जाती है, एक मुकुल बन जाता है। अब यही बड बाद में इसकी पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है, अलग हो जाता है। जब यही अलग हो जाता है, उसके बाद ये डेवलप करके, डिवाइड करके नए हाइड्रा का विकास कर देता है। तो इस सेम यही प्रोसेस है ईस्ट में। ईस्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये ईस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसमें भी बड बन जाती है, फिर इसका विकास होता है। अब यही बड थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है, ये उसके पेरेंट बॉडी से, पेरेंट ईस्ट से जो था उससे डिटैच्ड हो जाएगा। ईस्ट उससे डिटैच्ड हो जाता है। तो मान लीजिए जैसे ये ईस्ट है, ठीक, ये ईस्ट है। तो यहाँ से इसके इसमें पेरेंट बॉडी पे ये बड बन गया। ये थोड़ी देर के बाद ये इससे डिटैच्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, नए ईस्ट का निर्माण करता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई आपका, बडिंग हो गया। उसके बाद अगला प्रोसेस, अगला इसमें आपका जो दिया है एक, ये तो दो ही आपको लिखना था, लेकिन आप एक और देख लेंगे। एक और इसमें क्या है, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में पुनर्जनन। नाम है जैसे पुनर्जनन। अब पुनर्जन्म के जैसे कि अपने रावण रावण का एक सर काटते थे, एक सर और आ जाता था, मतलब 10 सर आ गया, ठीक है, उसका सिर, हेड। तो मतलब एक सिर काटे थे, वो एक और आ गया, फिर एक काटे, फिर एक और, ऐसे ऐसे करके उससे 10 आ गए। तो उसी टाइप का, मतलब वो क्या है कि रीजनरेशन की प्रोसेस है। मतलब काटते गए, फिर आता गया, काटते गए, फिर आता गया। उसी टाइप का ये है। जैसे कि जिस ऑर्गेनिज्म की किसी, अब जैसे कि उसके बॉडी को हम कट करेंगे या तोड़ेंगे, जितने पार्ट्स में तोड़ेंगे, जितने भागों में तोड़ेंगे, वो क्या होगा, वो नए जीव का निर्माण कर देगा। अब यह कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से जीव में रावण जैसी एबिलिटी होती है, जिसको वरदान मिला होता है। नाम होता है प्लेनेरिया। क्या होता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक प्रकार का, प्लेनेरिया होता क्या है बताइए। प्लेनेरिया एक प्रकार का फ्लैट वर्म है, एक प्रकार की कृमि है, कृमि कीड़ा जिसको बोल सकते हैं, फ्लैट वर्म, प्लेटी हेलमिंथीस का होता है, ठीक है। ये तो ये कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जहाँ पे स्लो पानी बहता है, स्लो स्ट्रीमिंग वाटर में ये पाया जाता है। अब प्लेनेरिया में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब प्लेनेरिया, मान लो ठीक है, प्लेनेरिया, तो देखिए यहाँ पे कोई भी, जैसे यही प्लेनेरिया होगा, प्लेनेरिया की ये बॉडी हो गई। अब जितने पार्ट में हम इसको तोड़ेंगे, मान लीजिए प्लेनेरिया की बॉडी है, इसको इसके पार्ट में तोड़ दिए, इसका ये पार्ट अलग कर दिए और ये अलग हो गया। तो यही पार्ट बाद में डेवलप होके नए प्लेनेरिया का निर्माण कर देगा। एकदम पुराने जैसे प्लेनेरिया इसका था, वैसे ही प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, पुनर्जनन। मतलब क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन, ठीक। कौन सी, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हो गया, और हाइड्रा भी है। क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा और प्लेनेरिया, देखिए कंफ्यूज तो आप नहीं होंगे, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आपको पहला हमने बताया, क्या बताया, फिजन के बारे में बताया। फिजन टू टाइप का, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है, द्विखंडन, इसका एग्जांपल क्या हो गया बताइए, हाइड्रा हो गया और अमीबा। क्या था, अमीबा था, सॉरी इसका अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया
और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में था, किसका, फिजन में, बाइनरी फिजन में। उसके बाद मल्टीपल फिजन में आपने देखा इसका एग्जांपल था प्लाज्मोडियम था, क्या था, प्लाज्मोडियम। उसके बाद बडिंग में आपने देखा, बडिंग में ईस्ट था और हाइड्रा था। हाइड्रा दोनों में है ना, हाइड्रा इसमें बडिंग में भी है और रिजनरेशन में आप देख रहे हैं इसमें क्या है, प्लेनेरिया और हाइड्रा। तो ठीक है, इसको आप उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में है, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज़ फॉसिल्स, व्हाट इज़ फॉसिल्स, एक्सप्लेन देयर रोल एज एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें पूछ रहे हैं कि फॉसिल्स क्या है, जीवाश्म, क्या जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म क्या है, और इवोल्यूशन में, जैव विकास में इसका क्या रोल था। तो सबको मालूम है, देखिए फॉसिल्स जीवाश्म का, जैसे इसका नाम ही है जीवाश्म, ये मतलब बहुत बहुत पहले जैसे कोई जीव पाए गए हों, बहुत पहले, अब वो हो ना, उसके कुछ अवशेष हों, कुछ अवशेष हों, जैसे कुछ उसके इम्प्रेशंस हों, पत्थरों में, पहाड़ों में दबे हुए, या कहीं पे भी उसके थोड़ा सा अवशेष मिले, इम्प्रेशंस मिले, तो हमें ये लगता है कि हाँ ये जीव लाखों हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर पाया गया था। तो उसी को क्या बोलते हैं, जीवाश्म, क्या बोलते हैं, जीवाश्म या फॉसिल्स। किसी भी चीज़ का जीवाश्म हो सकता है, जैसे कि आपने देखा, सुना होगा कि डायनासोर, अपने मूवीज़ में देखा होगा, हॉलीवुड या वैसे भी आपने देखा होगा कि डायनासोर्स थे, क्या हो गया, विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए ना। तो लेकिन कैसे हम कह सकते हैं कि डायनासोर्स थे, अंदाज़ा तो लगाए नहीं है। हाँ, अंदाज़ा इस प्रकार से लगाएं कि उसके कुछ जीवाश्म मिले हैं, एक्सकेवेशन के, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान जो है, जैसे कि हमारे जो पुरातत्व विभाग वाले हैं, तो उन्होंने जब देखा कि हाँ कुछ पत्थरों में, पहाड़ों में इसके कुछ दबे हुए अवशेष, इम्प्रेशंस मिल रहे थे, तो उसके आधार पे हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि नहीं, हाँ कुछ ऐसी संरचना थी। तो डायनासोर्स थे, कई लाखों हज़ारों साल पहले हमारे पृथ्वी पर निवास करते थे, उसके बाद वो विलुप्त हो गए। तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं, बताइए, किसके आधार पे, फॉसिल्स के आधार पे, जीवाश्म के आधार पे। तो जीवाश्म क्या है, द रिमेन्स और इम्प्रेशंस, ठीक, द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल, जो मर चुके हैं, द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल आर प्लांट्स दैट लिव्ड इन द पास्ट, जो कि पहले रहे हो, आर नोन एज फॉसिल्स। तो आपने ये देखा कि जो मरे हुए जंतु या मरे हुए पौधे हैं, उसके इम्प्रेशंस, उसके अवशेष, उसके रिमेन्स जो कि हमें कहीं पे मिलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे डायनासोर का आपने एग्जांपल इसमें देखा, तो इसी सीरीज में एक एग्जांपल होता है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसका नाम होता है क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। कठिन नाम है ना, फिर भी बोलना है आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स में दो जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखती थी, दो एनिमल जैसे, जैसे कि ये पक्षियों जैसे इसमें पंख थे, क्या थे, पक्षियों जैसे पंख थे। और ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप, सरीसृप होते हैं रेप्टाइल्स में, जैसे जिसमें स्नैक्स वगैरह आते हैं, सांप वगैरह, ठीक है, स्नैक्स रेप्टाइल्स जैसे इसकी बॉडी थी और इसमें पंख भी थे पक्षियों जैसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। क्या है बताइए, आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये चीज़ें हो गई फॉसिल्स, क्या हो गया, फॉसिल्स, जिसको जीवाश्म बोलते हैं। अब इसके एविडेंस के आधार पर आप कैसे बताएंगे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के दौरान ये हमारा ये जैव विकास हुआ था। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि अब इसके आधार पे आपने देखा होगा कि जो फॉसिल्स हैं, इसमें फॉसिल्स के विज्ञान को क्या कहते हैं बताइए। जिस शाखा में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। उसके बाद
कि देखेंगे अब जो जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। अब आप देखेंगे कि फॉसिल्स में 3 टाइप के इसमें फॉसिल्स होते हैं, जिसका नाम होता है एमोनाइट, ट्राइलोबाइट और डायनासोर्स जो थे ना, जिसे 3 टाइप में, जैसे कि एमोनाइट है और ट्राइलोबाइट है। जो एमोनाइट है ये मोलस्का से संबंधित है। किससे है? मोलस्का। मोलस्का मतलब ये जो फाइलम मोलस्का होता है, संघ मोलस्का, इसमें जिसमें आपने देखा होगा घोंघा वगैरह आते हैं, स्नेल्स वगैरह, ठीक। तो अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है, तो हालांकि इतना खाली नाम सुनेंगे कि हाँ मोलस्का, एमोनाइट जो होता है मोलस्का से बिलोंग करता है, और जो ट्राइलोबाइट होता है आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जैसे इंसेक्ट्स वगैरह जो आते हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है। उसके बाद जो डायनासोर था, सबको मालूम है डायनासोर क्या था, एक प्रकार का रेप्टाइल था। क्या था? रेप्टाइल, सरीसृप था। तो इसका मतलब आपको सबको समझ में ये आया कि फॉसिल्स क्या है। ये डेड एनिमल या डेड प्लांट्स का इम्प्रेशन है, उसका रिमेन्स है, जिसके आधार पे हम ये लगाते हैं, पता लगाते हैं कि यह जीव लाखों हजारों साल पहले हमारे पृथ्वी पर निवास करते थे। तो ठीक है, तो ये किसी कई भी प्रकार से इसको हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि पत्थरों में, पहाड़ों के तोड़ाई के दौरान, या ज़मीन खुदाई हो रही है, डिगिंग हो रही है ज़मीन की, सॉइल, तो या कोई ऐसा जैसे ज़मीन खोदाई हो रही है, तो वहाँ पे आप देखेंगे नीचे कुछ उसके रिमेन्स मिल जाते हैं हमें किसी भी चीज़ के, तो हमें लगता है हाँ ये जीव यहाँ पे था, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अगला क्वेश्चन और इसी सीरीज में आपका है 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव या नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, डिस्क्राइब एनी 3 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन डिटेल। इसमें ये बता रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो ऐसे एनर्जी सोर्स के बारे में आप बताइए जो वैकल्पिक हो। क्या हो? वैकल्पिक या गैर परंपरागत या नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 3 नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब आप कहेंगे सर ये नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखिए, ऊर्जा के रिसोर्सेस 2 टाइप के होते हैं। एक जो कि ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने का मतलब जिससे धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, फिर से नई वो बन नहीं रही है, जितना है हमारे पास स्टोर है वही है। जैसे कि देखिए डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल क्या है बताइए? ये कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे ना, मतलब चाहे जितना हो, लेकिन आज नहीं तो कल तो ये तो ऐसे ही अगर यूज़ होता रहा डीजल पेट्रोल का, ये हमारे कार्बनिक आयल्स का, तो ये ख़त्म हो जाएंगे ना। इसको हम बना तो नहीं रहे हैं, इसको हम कहीं से निकाल रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये ख़त्म नहीं होगा, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा भविष्य में। तो ये क्या होगा बताइए? इसको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, परंपरागत। मगर ऐसे ऊर्जा के स्रोत, ऐसे ऊर्जा, ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेस जो कि कभी ख़त्म ना हो, जो कि ख़त्म नहीं होंगे, उसको क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल। अब जैसे इसके एग्जांपल में आप देखिए, जैसे सूर्य की ऊर्जा, सोलर एनर्जी, क्या कभी ख़त्म होगी? जब तक सूर्य है ऊर्जा हमें मिलती रहेगी, सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी, हवा, हवा से जो हमें ऊर्जा मिलती है, क्या कभी ख़त्म होगी? नहीं ख़त्म होगी ना। तो क्या है? नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत, ख़त्म नहीं होगी। इसी सीरीज में जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा जो हमें मिलती है, क्या भी ख़त्म होगी? ये भी न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी नहीं ख़त्म होगी। जियोथर्मल एनर्जी, टाइड एनर्जी, ज्वालामुखी की ऊर्जा, क्या ये सब खत्म होगी? बायोगैस की सबसे अच्छा एग्जांपल आपका नॉन कन्वेंशनल का क्या है बताइए? बायोगैस। जो गोबर से इसको बना सकते हैं ना, जिसको गोबर गैस सब बोलते हैं, गोबर ले जाइए, गोबर गैस की जो होती है उससे उससे हम अब तो आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि गोबर गैस का प्लांट अभी भी लगा हुआ है। लोग वहाँ पे गोबर से एनर्जी पैदा करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं, उससे खाना वगैरह बनाते हैं, जिससे गैस निकलती है। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या है?
नॉन कन्वेंशनल में, गैर परंपरागत में। लेकिन परंपरागत में अगर आपसे पूछा जाए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में, तो उसमें क्या होते हैं बताइए। जैसे आपका कार्बनिक आयल्स हो गए, कोयला हो गया, ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी ना, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी। जितना हमारे पास स्टोर है, हमारे पास भंडार है, आज नहीं तो कल तो ख़त्म होगा ये। तो 31 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें आर करके अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया है, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स। इसमें ये बताना है कि पौधों में जल का परिवहन, जल का स्थानांतरण और पौधों में फूड का, भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, डिटेल में लिखना है आपको। तो ठीक है, ये डिटेल में आपको लिखना है। तो सबको मालूम है, देखिए अभी तो हम लोगों ने पिछले उसमें वीडियो में बात किए थे कि जो जल का स्थानांतरण होता है और जो भोजन का स्थानांतरण होता है कौन से ऊतक के द्वारा होता है। पौधों में कितने प्रकार के इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। जो ज से जाइलम, मतलब जाइलम से जल का परिवहन होता है, जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम से फूड का, फ्लोएम से फूड का होता है, भोजन का। अच्छा, भोजन, पौधों में जो भोजन होता है वो क्या होता है बताइए। स्टार्च होता है, मंड होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब देखिए जाइलम में, जाइलम के कितने इसके पार्ट्स होते हैं बताइए। जाइलम में 4, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। और वेसल्स, जो इसकी वेसल्स होती है, सब वेसल में ही सबसे ज़्यादा जो जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। मतलब इसमें 4 प्रकार की, इसके 4 टाइप्स हो गए, कौन से, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जिसको जाइलम मृदुतक बोलते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा को ना। फ्लोएम में ऐसे ही क्या होता है, सीव ट्यूब, चांदनी कोशिका, चांदनी नलिका जो होती है ना, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें इसमें भी हो गई, 4 चीज़ें इसमें भी हो गई। जाइलम, और इसमें हम बढ़िया से, इसमें जाइलम के चारों इसके जो जो इसके कंपोनेंट है, इसका नाम आपको लिखना था बढ़िया से, इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना के इसमें आपको लिख लेना था। तो आपको अब ये बताना है कि बताइए, अब जल का बात अब आती है, जल नीचे से, जड़ों से ऊपर तक, पत्तियों तक पहुंचता कैसे है। कुछ तो ऐसा होगा भाई, या कुछ मोटर वगैरह तो लगी नहीं नीचे, या कोई नहीं, कैसे कैसे बताइए, कैसे जड़ों से नीचे, कैसे वो पत्तियों तक, इतने लंबे लंबे पौधों में पानी कैसे पहुंच जाता है, वाटर। एक फोर्स लगता है, खिंचाव, जिसको देखिए पत्तियों में एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। जो पत्तियों का जो वायवीय भाग होता है, एरियल पार्ट्स होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं बताइए, स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा, रंध्र। अब इसी रंध्र से वाटर जो होता है, जल का बाहर निकलना, वाष्प के रूप में बाहर निकलना, क्या है बताइए, ये वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपीरेशन, ठीक। अब यही वाष्पोत्सर्जन जो जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है, इसी ट्रांसपीरेशन की वजह से एक खिंचाव लगता है, ट्रांसपीरेशन पुल, एक खिंचाव लगता है। अब इसी खिंचाव बल के कारण जो होता है, मिट्टी में उपस्थित सॉइल में, जड़ों के पास जो सॉइल होता है, सॉइल में उपस्थित वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, जल जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, पहले जड़ों में जाते हैं, जड़ों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब जड़ों में मूल रोम होते हैं, क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं, रूट हेयर। अब उन्हीं रूट हेयर के माध्यम से जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक चेन के रूप में, जैसे चेन के एक वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ, क्या, चेन के रूप में ये बना के क्या करते हैं, उसके बाद जो जाइलम की वेसल्स होती हैं, ट्रैकीड वेसल्स, तो क्या करते हैं, इसी में जो ये नली जैसे पाइप जैसी संरचना है, अब इसी में अब ये कॉलम बना के क्या करते हैं, अब ये धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं। अब ऐसे कैसे चढ़ेंगे आप ही बताइए, जब ऊपर से ट्रांसपिरेशन हो रहा है लीफ से, जब ट्रांसपिरेशन होगा, जब जल ऊपर जाएगा, वातावरण में, इन्वायरमेंट में जाएगा, तो नीचे से एक खिंचाव बल लगेगा ना, एक पुल फोर्स लगता है, ट्रांसपिरेशन पुल।
तो इसी को अब इसी बल के कारण जो होता है, एक वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे खींचेगा, फिर उसको खींचेगा, इसको खींचे, इसी प्रकार से जड़ों से धीरे 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 करके क्या पत्तियों तक, टहनियों तक जो जल होता है हमारा, वो पहुंचाया जाता है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। उसके बाद फूड का बात आती है। फूड का जो स्टार्च होते हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, मुंच हाइपोथेसिस उसमें दिया गया है। तो उस हाइपोथेसिस के द्वारा ये क्लियर होता है कि हाँ, फूड कैसे जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपका सी ट्यूब है, और मतलब चालनी कोशिकाएं हैं, और कंपेनियन सेल्स हैं, सह कोशिकाएं। जो कंपेनियन सेल इसमें मदद करती हैं, देखिए कैसे करती हैं। अब इसमें जाइलम और फ्लोएम इन्वॉल्व होते हैं, आप देखेंगे। जाइलम, अब बताइए, अब फ्लोएम बाहर रहता है कि जाइलम बाहर रहता है। जो बार्क रहती है, छाल रहती है, उसको वो क्या होती है बताइए। उधर साइड में जो बाहरी जो टिश्यू होते हैं उसको फ्लोएम बोलते हैं, जो जाइलम होता है अंदर होता है। इसीलिए जो आपने देखा भी होगा, जो जाइलम होता है हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। जब कभी पेड़ कटता है तो आप देखेंगे जो एक गाढ़े रंग का अंदर जो दिखाई देता है स्टेम के अंदर, वो क्या है, जाइलम होता है, बाहर उसके फ्लोएम होते हैं। तो ठीक है, ये मुंच हाइपोथेसिस से हम, इसमें आपको मुंच हाइपोथेसिस भी लिखना था, ये इसके फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये चीज़ें हैं, ये आपका पूरा क्वेश्चन जो सेक्शन सी का, ये सेक्शन सी का पूरा आपका बायोलॉजी सेक्शन का ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग सब इसको लिखे होंगे बढ़िया। आप लोग के रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। वैसे भी आज होली है, आप लोग होली बढ़िया से खेलिए। हैप्पी होली। ठीक है, मिलते हैं, बाय।